गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ लें। श्री श्याम शिक्षण और शिक्षण महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही क्लासेज जो कि घर बैठे बच्चों को उपलब्ध करवाई जा रही है। संबंधित प्राध्यापक से अपने विषय वस्तु अपने पाठ्यक्रम से आप जुड़े रहें, इसका नियमित रूप से लाभ लें और कोविड-19 का पालन करें और अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को आप पूर्ण करें। और इसी कड़ी में हम आज अपने लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। पहले हमने क्लासेस में पढ़ा कि शिक्षण जो है, शिक्षण के बारे में, शिक्षण का हमने कि शिक्षण क्या है के क्षेत्र में सबसे, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण सबसे प्रमुख बिंदु है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो आदिकाल से चली आ रही है। इसके दो जो रूप हम देखने को मिलते हैं, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। और शिक्षण के अर्थ को भी हमने पढ़ा कि शिक्षण का अर्थ क्या है। और शिक्षण का अर्थ हमने दो रूपों में पढ़ा कि संकुचित अर्थ में शिक्षण, संकुचित अर्थ में शिक्षण और व्यापक अर्थ में शिक्षण। हम पीछे क्लासेस में इनका अध्ययन कर चुके हैं कि इसके दो रूप हैं। इसका जो मीनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले क्लासेस में कि संकुचित और व्यापक अर्थ। अब हम इसकी बात करें कि शिक्षण की जो परिभाषाएं थी वो भी विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक शिक्षाविदों द्वारा, जैसे क्लार्क के अनुसार, B.O. स्मिथ के अनुसार, ब्रूवर के अनुसार या एडमिन के अनुसार हम उस पर परिभाषाओं इनको हम क्लियर कर चुके हैं। तो आज हमारे उत्तम शिक्षण की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षण के बारे में आपको याद दिलाया था कि ये हमारे पूरा हो चुका है इसमें। और अपने बात करें कि उत्तम शिक्षण है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो उत्तम शिक्षण के लिए ये उत्तम शिक्षण अध्यापक की गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि अध्यापक की जो गुणवत्ता है वो उत्तम शिक्षण को और ज्यादा प्रभावी बनाती है। तो एक शिक्षक की जो गुणवत्ता है, शिक्षक की गुणवत्ता, जैसे उसकी योग्यता, शिक्षक की योग्यता कि वो उस विषय वस्तु का जानकार हो, योग्य हो और उसकी योग्यता पूरी हो। दूसरा, शिक्षण कार्य में कुशलता, शिक्षण कार्य में कुशलता या शिक्षक की उपलब्धियां, शिक्षक की उपलब्धियां, या अचीवमेंट कह सकते हैं। शिक्षक की उपलब्धियां, या अचीवमेंट क्या है, ये एक शिक्षक में गुण उपस्थित होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो शिक्षण कार्य उत्तम प्रकार का होता है तथा उनकी उपलब्धियों पर आधारित होता है। उनकी योग्यता, शिक्षण कार्य में कुशलता, शिक्षक की उपलब्धियां, उनकी रोचकता तथा शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियों पर निर्भर करता है कि वो शिक्षण विधि किस प्रकार काम में लेता है। शिक्षण की विशेषताओं का उल्लेख समाज तथा शासन के संदर्भ में भी किया जा सकता है। तो एक उत्तम या अच्छे शिक्षण की निम्न विशेषताओं में हम कि किस प्रकार का हो। एक अच्छा शिक्षण, सुव्यवस्थित अच्छे शिक्षण की विशेषताओं में पहले नंबर 1 कि वो क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित होता है। नंबर 1 अच्छा शिक्षण या उत्तम शिक्षण
सुव्यवस्थित व क्रमबद्धता लिए होता है। क्रमबद्धता लिए होता है, या यूं कहें कि क्रमबद्ध रूप में किया जाता है। दूसरी बात कहें कि अच्छा शिक्षण जो है वो उद्देश्य पूर्ण होता है। किसी भी शिक्षण का एक निश्चित उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य पूर्ण होता है, और उसका निश्चित एक उद्देश्य होता है, वह द्विपक्षीय होता है। उसमें उद्देश्य के साथ उद्देश्य निहित होता है तथा यह शिक्षण द्विपक्षीय, टू वे कम्युनिकेशन द्विपक्षीय होता है। कह सकते हैं कि हम बच्चों से सीखते भी हैं तथा बच्चों को सिखाते भी हैं। नंबर 3 बात करें कि यह उत्तम शिक्षण जो है बच्चों को प्रोत्साहन देने वाला होता है, उत्साहित करने वाला होता है। बच्चों को प्रोत्साहन प्रदान करने वाला होता है। उत्तम शिक्षण प्रोत्साहन देने वाला होता है, जिससे कि बच्चे अधिक क्रियाशील बने रहते हैं। ये उत्तम शिक्षण की विशेषता है। चौथी विशेषता की हम बात करें कि यह प्रजातांत्रिक होता है। क्या होता है? प्रजातांत्रिक होता है कि ये सब में समान रूप से प्रसारित किया जा सकता है। अच्छा शिक्षण, एक उत्तम प्रकार का जो शिक्षण है वो हमें संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है। बच्चों में संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है। संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करने से प्रदान करता है का अभिप्राय है हमारा कि वो उस बिंदु के प्रति सुदृढ़ हो जाता है, उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है और संवेगात्मक स्थिरता मिलती है, जिससे कि वो उस बिंदु के ज्ञान को अधिक अधिगमित करता है। संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करने वाला होता है। यह छात्रों को वांछित सूचनाएं, उत्तम शिक्षण है वो छात्रों को वांछित सूचनाएं प्रदान करने वाला होता है, या यूं कहें उनको उस बिंदु की समय पर सूचना प्रदान करने वाला होता है। या यूं कहें कि उत्तम शिक्षण बालकों को पथ प्रदर्शन प्रदान करता है, उनको आगे की राह दिखाने वाला होता है। अगले पॉइंट की बात करें कि उत्तम शिक्षण जो है छात्रों की मनोदशा के अनुसार, छात्रों के अनुकूल होता है, तो हम उसे उत्तम शिक्षण कह सकते हैं। और ये उत्तम शिक्षण की विशेषता भी है कि यह छात्रों के मनोशारीरिक क्षमताओं के अनुसार होता है। और उत्तम शिक्षण की विशेषता कि ये अधिक रोचक होता है, जिसमें बालक रुचिपूर्वक उसका अध्ययन करते हैं और लाभ उठाते हैं, जिससे कि छात्रों में अधिगम की प्रक्रिया भी अधिक होती है। और रोचकता आने से यह शिक्षण और अधिक प्रभावी बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रभावी बन जाता है। और किसी भी कार्य में जब प्रभावीता का नाम आता है तो हम उसे उत्तम प्रकार का कह सकते हैं। अगली विशेषता है कि अच्छे शिक्षण सीखने के या पर्यावरण के साथ अनुकूलन कराने वाला होता है। यानी हम किसी भी अच्छे या उत्तम शिक्षण की बात करें तो वो बालकों को पर्यावरण के साथ अनुकूलित करने वाला होता है। जब हम कहें कि एक लास्ट के पीरियड में किसी भी बिंदु को अगर रोचकता पूर्वक प्रदर्शित नहीं किया जाता है तो वह कह सकते हैं कि रुचिपूर्ण वाक्य न होकर के उसमें प्रभाविकता नहीं आती है और वो पर्यावरण के अनुकूलित नहीं होता है, तो उत्तम प्रकार का नहीं माना जाता है। तो इसकी विशेषता है कि वो पर्यावरण के साथ अनुकूलन बनाने वाला शिक्षण है, वो उत्तम प्रकार का शिक्षण होता है। अगले हम बिंदु की बात करें कि उत्तम शिक्षण निदानात्मक व उपचारात्मक होता है। उपचारात्मक कि ये किसी भी समस्या का निदान करता है अथवा उपचार करने वाला जो शिक्षण
वो उत्तम शिक्षण कहलाता है कि छात्रों के सामने आई विभिन्न समस्याओं का निदान एवं उपचार करने वाला जो शिक्षण है वो उत्तम शिक्षण कहलाता है। या कहें बालकों को क्रियाशील बनाए रखता है। ये अगले पॉइंट की बात करें कि एक उत्तम शिक्षण है वो बालकों को क्रियाशील बनाए रखता है, जिससे स्थायी अधिगम प्राप्त होता है। वे एक्टिव रहते हैं उत्तम शिक्षण से और अधिगम को अधिक प्राप्त करते हैं। उत्तम शिक्षण इसमें कार्य व कारण के संबंध भी स्थापित रहते हैं। इसमें किसी भी कार्य के कारण और जो उसके कार्य है कारण दोनों में संबंध स्थापित होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये उत्तम प्रकार का परीक्षण है। अगली इसकी विशेषता की बात करें कि उत्तम शिक्षण पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। यह इसकी विशेषता है कि यह पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है तथा नवीन ज्ञान के साथ इसको बड़े ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह भी इसकी एक मुख्य विशेषता है। फिर हम बात करें कि उत्तम शिक्षण प्रेरणा देने वाला होता है। उत्तम शिक्षण बालकों को एक प्रेरणा प्रदान करता है, प्रेरणा देता है, जिससे कि वो उस प्रेरणा को ग्रहण करके आगे बढ़ने की अधिकतम कोशिश करते हैं। तो यह भी इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रेरणा प्रदान करता है। या यूं कहें कि इस पर बहुत सारे जो मोटिवेशनल पॉइंट भी उन बच्चों को मिलते हैं और ये मोटिवेशनल जो पॉइंट है उनको इसी उत्तम शिक्षण के माध्यम से प्राप्त होते हैं। या यूं कहें कि उत्तम शिक्षण शिक्षक व छात्रों में मधुर संबंध स्थापित करता है, एक घनिष्ठता के रूप में उन्हें प्रदर्शित करता है। तो यह भी कह सकते हैं कि एक उत्तम शिक्षण की मुख्य विशेषता है, उनको एक अच्छे संबंध के रूप में प्रदर्शित करता है उत्तम शिक्षण। और छात्र तथा अध्यापक में मधुर संबंध स्थापित करता है। या यूं कहें अगली इसकी विशेषता के बारे में, इसमें छात्र की क्रियाओं को समुचित पुनर्बलन मिलता है। उत्तम शिक्षण में छात्र की समुचित जो क्रियाएं हैं उनमें पुनर्बलन मिलता है, उसमें किए गए कार्य को उसकी फीडबैक जो दी जाती है उससे वो प्रेरित होकर के उससे उस कार्य के प्रति सजग होकर के उस कार्य को बड़े ही दृढ़ता से करता है। तो यह भी उत्तम शिक्षण की मुख्य विशेषता है। फिर हम करें कि उत्तम शिक्षण में व्यवहारगत पक्ष के सभी पक्षों को यह प्रभावित करता है। उत्तम शिक्षण है ये व्यवहारगत पक्षों को क्या करता है, प्रभावित करता है। अच्छे शिक्षण में एक अध्यापक, अच्छे शिक्षण में एक अध्यापक एक मित्र के रूप में अथवा एक दार्शनिक के रूप में कार्य करता है, जबकि छात्र एक क्रियाशील कार्यकर्ता के रूप में। देखिए शिक्षक का जो काम है उत्तम शिक्षा में, शिक्षक एक कह सकते हैं पथ प्रदर्शक के रूप में, या यूं कहें मार्गदर्शक के रूप में, या यूं कहें कि वो एक अच्छे लीडर के रूप में या दार्शनिक के रूप में, दार्शनिक कह सकते हैं, दार्शनिक। और छात्र जो है वो उत्तम शिक्षण में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, अच्छे कार्यकर्ता के रूप में प्रदर्शित होते हैं, कार्यकर्ता के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो ये भी उत्तम शिक्षण की मूलभूत विशेषता है। छात्र सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इसमें कार्य करते हैं और जो अध्यापक है वो एक मित्र के रूप में, दार्शनिक पथ प्रदर्शक के रूप में तथा अच्छे शिक्षण कार्यों में वो एक उनका संबल प्रदान करता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि उत्तम शिक्षण की मुख्य विशेषता है। और अगली विशेषता इसकी कि यह उत्तम शिक्षण छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी उत्तरदायी है तथा उत्तम शिक्षण छात्रों का सर्वांगीण विकास करता है, सर्वांगीण विकास करता है। और अगला पॉइंट लें कि उत्तम शिक्षण की अगली विशेषता जो है शिक्षक का पूर्ण सहयोग होना चाहिए। इसमें ये होता है कि शिक्षक का इसमें पूर्ण सहयोग होना चाहिए, तभी यह जो शिक्षण कार्य है उत्तम
तत्व माना जाता है। अब हम इस विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं जो मुख्य मुख्य हमने इनकी बात की। अब हम बात करें कि शिक्षण की प्रकृति व स्वरूप। शिक्षण की प्रकृति व स्वरूप। शिक्षण की टीचिंग की जो नेचर है, कह सकते हैं कि इसकी नेचर क्या है, नेचर ऑफ टीचिंग की बात करें कि इसकी प्रकृति या इसकी विभिन्न विद्वानों ने इसकी प्रकृति व स्वरूप का उल्लेख भिन्न भिन्न शब्दों में किया है और इनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि शिक्षण की प्रकृति या स्वरूप को समझने के लिए हम निम्न बिंदुओं की सहायता लेते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रत्येक शिक्षण का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये क्रियाएं की जाती है। दूसरी बात करें, शिक्षण भाषागत प्रक्रिया है। दूसरी बात करें कि शिक्षण भाषागत प्रक्रिया है। शिक्षण क्या कहें कि भाषागत प्रक्रिया है। इसमें जो शिक्षण तथ्यों, प्रयत्नों, सिद्धांतों तथा सामान्यकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा शिक्षक करता है। भाषा विचारों का आदान प्रदान ही माध्यम होता है। तो शिक्षण में भाषागत प्रक्रिया भी इसको माना गया है कि एक शिक्षक एक भाषा के माध्यम से उन तथ्यों का आदान प्रदान या संप्रेषण है वो क्लासेज में कर पाता है। तो कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति में शिक्षण भाषागत प्रक्रिया है या यूं कहें लैंग्विस्टिक प्रोसेस है। अब हम कहें शिक्षण एक तीसरी इसकी प्रकृति या स्वरूप के बारे में बात करें तो है कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण सर्वांगीण विकास की क्रिया मानी जाती है। शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा ही बालकों का विकास किया जाता है और उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षण के माध्यम से ही उनके व्यवहार को परिवर्तित कर उनके व्यवहार में परिवर्तन करना संभव होता है। इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि उसका जो विकासात्मक है, दो पहलुओं पर ज्ञानात्मक विकास कि उसमें जो नॉलेज डेवलपमेंट है, विकासात्मक जो ज्ञान कह सकते हैं कितना है, तथा भावात्मक तथा क्रियात्मक। हम बात करें भावात्मक तथा क्रियात्मक विकास। हम ज्ञानात्मक विकास की बात करें या भावात्मक विकास, ये उस शिक्षण प्रक्रिया में निहित होते हैं। ज्ञानात्मक में ज्ञान से संबंधित तथ्यों का बोध हमें शिक्षण के माध्यम से करवाया जाता है कि शिक्षण में ज्ञानात्मक तथ्यों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ज्ञानात्मक में बालक का जो बोध है वो इस प्रकार से उन तथ्यों के बारे में, नॉलेज डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है। और फिर है भावात्मक या संवेगात्मक कि उसमें इमोशंस या संवेग के बारे में बताई जाने वाली एक ये प्रक्रिया है जिसमें उनके भाव अथवा संवेग को प्रदर्शित किया जाता है और उन संवेग के आधार पर होने वाली ये क्रिया है। फिर छात्रों द्वारा क्रियात्मक विकास किया जाने वाला कार्य तथा उसका एक निष्कर्ष तथा उसके उत्तम परिणाम की एक प्रक्रिया इस प्रोसेस में सम्मिलित की जाती है। अगली हम पॉइंट की बात करें
कि शिक्षण की प्रकृति में, तो शिक्षण एक कह सकते हैं सामाजिक प्रक्रिया है। कह सकते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक व व्यवसायिक प्रक्रिया है, जो इसके नेचर ऑफ टीचिंग में हम शिक्षण की प्रकृति में बताया कि शिक्षण एक सामाजिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षक छात्रों के समूह में संपन्न की जाती है और संपादित की जाती है। कम से कम एक शिक्षक एक छात्र होना अति आवश्यक होता है। कह सकते हैं शिक्षण एक व्यवसायिक प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति अपने जीविका उपार्जन का साधन बनाते हैं, जिन्हें हम शिक्षक या ट्यूटर कहते हैं, जो अपनी जीविका उपार्जन के लिए अध्ययन करवा करके जीविका उपार्जन करता है। शिक्षण व्यवहार एक सामाजिक व्यवहार बिहेवियर है, यह सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह एक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हम उसकी मनोस्थिति के आधार पर, उसकी अनुकूलता के आधार पर अध्यापन कार्य को वह संपन्न करवाता है और उसी के आधार पर वह बालकों में व्यवहारात्मक पक्ष को रखता है। अब हम अगले पॉइंट की बात करें। शिक्षण एक आमने सामने बैठकर होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एक आमने सामने, शिक्षण एक आमने सामने बैठकर होने वाली प्रक्रिया है। निश्चित तौर पर आप ये कहेंगे कि नेचर ऑफ टीचिंग में आपने ये पॉइंट बताया कि शिक्षण एक आमने सामने बैठकर होने वाली प्रक्रिया है। हम विकट परिस्थितियों में आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं, नेचर टीचिंग का ये कहता है कि आमने सामने बैठकर, परंतु फिर भी हम आपके इन कमेंट्स के माध्यम से, आपके रेस्पॉन्स के माध्यम से इसको बहुत हद तक पूरा कर पाते हैं। और इसमें एक शिक्षक द्वारा एक छात्र को शिक्षा ग्रहण आमने सामने दी जाती है और अध्यापक उसमें उसका पथ प्रदर्शक के रूप में प्रदर्शन करता है। शिक्षण शिक्षक तथा छात्र के बीच में आमने सामने बैठकर चलने वाली प्रक्रिया है। दोनों परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अनुक्रियाएं करते हैं। शिक्षण सीखना व सिखाना है। शिक्षण सीखना व सिखाना है। आप लोग हमें कुछ सिखाते हैं, हम आपको सिखाते हैं। लर्निंग इज टू वे कम्युनिकेशन, आपको पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा और ये पढ़ते भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से शिक्षण की प्रकृति में हमने ये बिंदु पढ़े। फिर हमने कहा कि शिक्षण एक उपचार विधि है। शिक्षण एक उपचार विधि है कि ये ऐसी विधि कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कमजोर छात्र हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने वाली होती है और उन्हें सुधार के लिए उनको उपचार किया जाता है। बालकों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण एवं विकासात्मक प्रक्रिया की जाती है। अब कहें शिक्षण एक द्विध्रुवीय या त्रिकोणात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक द्विध्रुवीय कह सकते हैं कि शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसे? हमने बताया कि शिक्षण टू वे कम्युनिकेशन है। छात्र अध्यापक को अधिगमित करवा सकते हैं, अध्यापक छात्रों को अधिगमित करवाता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से 3 तत्व निहित होते हैं। कौन कौन से 3 तत्व निहित होते हैं? या यूं कहें कि छात्र, सबसे पहले शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। छात्र, शिक्षक और विषय वस्तु, त्रिकोणात्मक विषय वस्तु। इन तीनों का एक महत्वपूर्ण योगदान होने की वजह से हम इसको त्रिध्रुवीय या त्रिकोणात्मक प्रक्रिया कह सकते हैं।
कि एक शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को छात्र को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से अधिगमित किया जाता है। तो ये 3 इसके बीएम ब्लूम के अनुसार, ब्लूम ने क्या बताया कि ये 3 जो मुख्य बिंदु हैं, छात्र, शिक्षक और विषय वस्तु, ब्लूम ने बताया कि 3 पक्ष हैं। शिक्षण उद्देश्य नंबर 1, दूसरा सीखने के अनुभव, पहला था शिक्षक के उद्देश्य, और दूसरा सीखने के अनुभव तथा तीसरा व्यवहार परिवर्तन। पहला सीखने के जो उद्देश्य क्या है और दूसरा सीखने का एक्सपीरियंस, अनुभव। फिर हम बात करें कि व्यवहार में परिवर्तन छात्र में कहां तक हुआ है। ये 3 बातें ब्लूम ने बताई और ब्लूम सिद्धांत प्रतिपादित भी उन्होंने किया। और अगली, शिक्षण एक निर्देशन अंतर प्रक्रिया है। शिक्षण एक निर्देशन अंतर प्रक्रिया है, जिसका कि वो शिक्षण हमें निर्देशित करती है, हमें एक मार्ग प्रशस्त करती है और छात्रों की योग्यताओं के अनुसार उनके विकास का कार्य किया जाता है। यही लक्ष्य निर्देशन का होता है, यह पथ प्रदर्शन है। शिक्षण एक, अगले पॉइंट में बात करें, शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया है, आंतरिक भावों को जागृत करने वाली प्रक्रिया है। इंटरेक्टिव प्रोसेस कह सकते हैं, इंटरेक्टिव प्रोसेस, कि किसी भी बच्चे में विद्यमान आंतरिक भावों को व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षण तथा छात्रों के मध्य विशेष कार्य के लिए संचालित होती है। शिक्षण अतः एक अंतर प्रक्रिया है, कह सकते हैं। शिक्षण एक लॉजिकल एक्टिविटी, या यूं कहें शिक्षण एक तार्किक क्रिया है, तर्क वितर्क करने की जो प्रक्रिया है, जो हम नेचर ऑफ लर्निंग में जो पढ़ रहे हैं।